तो लास्ट टाइम हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन एटम नॉट नेसेसरीली इन ग्राउंड स्टेट है और वो बाहर से किसी फोटोन से एनर्जी देता है और एक्साइट होता है और डी एक्साइटेशन में उसकी टोटल 6 डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स मिलते हैं और उन फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है या एनर्जी कुछ भी कह लो, उनमें से कुछ फोटॉन्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एब्जॉर्ब फोटोन के इक्वल है, कुछ की उससे ज्यादा है और कुछ की उससे कम है। इतना मैंने बताया था और ये बताया था कि एन इनिशियल और एन फाइनल फाइंड करना था, ये निकालना था। तो अब एक चीज देखो कि एन फाइनल इंटू एन फाइनल -1 अपॉन 2, ये बताओ ये 6 नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 लाइंस मिल रही थी। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्यों, ये समझ में आ गया बेटा। जो है एन ये हो गया, तो इसका मतलब एन फाइनल तो पता चल गया कि एन फाइनल 4 होगा, मतलब एक्साइट होने के बाद वो 4th स्टेट पे जाएगा। क्यों, एक तो ये हो गया। अब ये बताओ कि अगर एन फाइनल 1 है तो इसका मतलब जो एन इनिशियल होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्यों, इनमें से कुछ आंसर्स हो सकते हैं ना, 1, 2 या 3 में से कुछ आंसर्स हो सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखो ये है, मैंने तुमसे कहा था ना ऊपर फिर गैप कम होता जाता है। क्यों, ये और ये, अब देखना है ये एन फाइनल 4 के इक्वल है। इसमें से कौन कौन सी 6 लाइंस बन सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बताओ क्लियर है, ये 6 लाइंस पॉसिबल है ना एमिशन स्पेक्ट्रम में। इसका नंबर भी कर देता ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब एक काम करते हैं कि एन इनिशियल क्या क्या हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो एन इनिशियल मान लो 1 रहा होता, तो ये एब्जॉर्ब करके ये जाता ना। क्यों, सो हम बताइए होता ना एन इनिशियल अगर ये होता 1 होता तो ये होता बेटा। जो है क्यों ये होता, अब देख 3 वाली जो एनर्जी है वो इसके इक्वल है। क्यों, इसको 7 कह दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये बता कि जो E3 है ये ठीक A7 के इक्वल है और बाकी सारी रेस्ट ऑल लेस देन E7 है कि नहीं है, बता बता। बाकी सारी एनर्जी E7 से कम नहीं है, बता। जो है तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स लेस देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन हो गया। क्यों, नहीं है, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज लेस देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो एब्जॉर्ब फोटोन, या वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा। क्यों, या कह सकते हो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन। बता क्लियर है कि नहीं है, बता।
वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन। लेकिन तुमसे कहता है कि एमिटेड फोटोन में तीनों केस बन रहे हैं, इक्वल भी, कम भी और ज्यादा भी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? ये आंसर नहीं है। अब एक काम करते हैं कि अगर एन इनिशियल मान लो 3 रहा होता, सपोज करो, पहले जो जो केस गलत हैं उनको रूल आउट कर देता हूं मैं। मान लो एन इनिशियल 3 रहा होता तो यहां से गया होता, देख ये होता। अब तू एक चीज देख कि 1 वाली जो एनर्जी है, इसको 8 कह दे रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 वाली एनर्जी 8 के इक्वल है। क्यों? E1 इक्वल टू E8, और बाकी सारी एनर्जी वो E8 से बड़ी है। क्यों? रेस्ट ऑल ग्रेटर देन E8 है। ठीक, इसका मतलब मैं एनर्जी के टर्म्स में कहूं तो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन है। लेकिन वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन लेस देन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? बताओ, नहीं है ना? तो ये भी रूल आउट हो गया ना, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था तीनों केस बन रहे हैं। क्यों? तीनों केस बन रहे हैं, तो ये आंसर भी हो गया गलत। अब रह जाता है कि मान लो एन इनिशियल 2 रहा होता, सपोज करो, उसमें तुम्हें तीनों केस दिखेंगे। देखो, अगर यहां से गया होता है एन इनिशियल मान लो 2 रहा होता, ये हो गया, इसको मैं 9 कह दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो 2 की एनर्जी 9 के इक्वल है। क्यों? और 1 की एनर्जी 9 से कम है, और जरा देखना 3 की एनर्जी 9 से ज्यादा है। तो अब जरा देखना इसमें तीनों केस बनने की नहीं बनने, बताओ जो है। शुभम बता, इसमें ऑल 3 केसेस बनने की नहीं बनने, बता जो है। ये हो गया सो गया जो है। तो इसका मतलब एन इनिशियल इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना शुभम? क्लियर है कि नहीं, बता जो है। एन इनिशियल इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में, एक चलते हैं वेरिएशन ऑफ मास में। तुम्हें याद है मैंने एक ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, ये प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0 होती है, याद आ रहा है? ये था। और जो एनर्जी थी, ये प्रोपोर्शनल टू m कहा था मैंने। और जो रेडियस थी, ये प्रोपोर्शनल टू 1/m, याद आ रहा है? m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नहीं है तो m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कह लो। क्यों? ठीक, अब इसमें देखो क्या होता है कि अगर मान लो जैसे ये प्लस जेड है, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m होता था। अगर मैं बाकी कुछ ना करूं, इस मास को डबल कर देता हूं, मान लो
बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा। इसको मान लो मैं डबल कर देता हूँ, सपोज करो। अब देखो क्या क्या होगा, ध्यान से देखो। सारी स्पीड जो थी उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? अनचेंज्ड। एनर्जी डबल हो जाएगी, क्यों? बताओ। और जितनी भी रेडियस है वो हाफ हो जाएगी। मतलब ये तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर मैं केवल मास और इलेक्ट्रॉन को डबल कर दूं तो क्या क्या चेंज आएंगे। वी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी डबल हो जाएगी, इसका मतलब आर हाफ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि अगर एनर्जी डबल होगी तो वो जो ट्रांजिशन नहीं होता था, ट्रांजिशन जो होता था N1 से N2 में, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें जो एनर्जी गैप होगा ये भी तो डबल हो जाएगा। बताओ। ये तो एनर्जी गैप डबल नहीं हो जाएगा तो जो है। और एनर्जी गैप अगर डबल हो जाएगा तो इसका मतलब लेमडा ये हाफ रह जाएगा ना फिर। बताओ। इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा ना। ये बताओ, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेमडा नहीं होता, बताओ जो है। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी जो फोटोन एमिट होगा। या कह सकते हो वन अपॉन लेमडा, ये डबल हो जाएगा, क्यों? यूज समझ में आया बेटा जो है। वन अपॉन लेमडा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फॉर्मूले में मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, देखो। तो इसका मतलब ये जो वन अपॉन लेमडा होगा इसको फिर तुम ये कर लेना ना, 2 टाइम्स आर जेड स्क्वायर, वन अपॉन छोटी वैल्यू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन बड़ी वैल्यू का स्क्वायर। बताओ, ये समझ में आ गया? दूसरा, एक बात बताओ, जो मैं लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लिखता था इसको तुम 1/2 कर देना फिर। 12375 अपॉन E n1 - E n2। बताओ। बता पीयूष, समझ में आया बेटा जो है। बस ये ऐसे चेंज कर लेना के लिए, ये कहते हैं उसको। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करवा देता हूँ तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। He+ है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने डबल कर दिया है, इतना किया है। सबसे पहली बात, He+ का मतलब Z = 2। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब N = 4। अब पहला सुनो, अगर मुझे V निकालना कितना होगा तो V तुम्हें याद है, V प्रोपोर्शनल टू Z/N होता था। और ये प्रोपोर्शनल टू m⁻0 होता था, क्यों? नहीं है, Z/N प्रोपोर्शनल टू ये हो गया। अब वैल्यू रख दो, Z को रख दो 2, N को रख दो 4, और वैल्यू तुम जानते थे 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, क्यों? ये आ गया।
अच्छा, मास से तो इंडिपेंडेंट है ये कह लो जो है। अब चलते हैं, रेडियस कितनी होगी मान लो इसमें। रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड और प्रोपोर्शनल टू 1/m, ये था ना, ये था। अब वैल्यू रख दो, n हो गया 4, 4 का स्क्वायर अपॉन जेड का मतलब 2, और मास का वेरिएशन ले लेता हूँ 1/2, और ये रख दो 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो हम समझ में आ गया बेटा, ये बता जो है, ये हो गया तीसरा। अगर तुझे मान ले एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और मास के साथ में इसका वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू m होता था, क्यों। अब वैल्यू रख दो, जेड स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मास की वजह से 2 आएगा, और माइनस फिर 13.6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आ जाएगा, क्यों, ये हो गया। और एक बार तुम्हें अगर एनर्जी पता चल गई, क्यों, एनर्जी पता चल गई, तो उसके बाद मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी तो मॉड ऑफ ई के इक्वल होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वो 2 टाइम्स ई के इक्वल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पॉइंट, तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है n इक्वल टू 4 से, अगर n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो। अच्छा, ये वैसे कौन सी लाइन होगी जरा बताओ, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है। n इक्वल टू 2 पे अगर ट्रांजिशन होता है तो बामर सीरीज बनती है, क्यों नहीं है, n इक्वल टू 2 पे अगर आ रहा है तो बामर सीरीज बनती है, और वो 4 से आ रहा है, लेकिन क्यों 4 से आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज बनेगी, क्यों, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बताओ इसमें मेथड 1 अगर मैं करूं, तो फिर वो कुछ ऐसा होगा ना, 1/λ इक्वल टू, मैंने तुमसे कहा था 2 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, 2 टाइम्स आर जेड स्क्वायर, 1/, छोटी वैल्यू का स्क्वायर, -1/, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर, क्यों, ये हो गया। उसके बाद तुम जानते ही हो आर की जो वैल्यू होती है 1.09, क्यों, इंटू 10⁻⁷, ये हो गई। जेड स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर हो गया, और n2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और n1 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। पीयूष बता बेटा, कोई डाउट। यहाँ से लैम्डा निकालेगा, लेकिन लैम्डा मैंने तेरे से कहा किस में आएगा, वो मीटर में आएगा, क्यों, ये हो गया। और अगर मैं मान ले मेथड 2 लगाता, तो फिर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू मैं क्या लिख सकता था, 1,2,3,7,5 अपॉन E4 - E2। लेकिन लैम्डा निकालने के लिए मैंने तुमसे कहा था तुम 1/2 टाइम्स कर देना, क्यों, ये आ जाएगा, क्यों 1/2 टाइम्स आ जाएगा। और इसमें फॉर एग्जांपल मेरे को E4 निकालना है, E4 याद है कैसे निकालते थे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो हम समझ में आया, E4 कैसे निकलेगा बेटा, जो है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसी टाइप से अगर मुझे E2 निकालना है, तो फिर हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारा
बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इसका दूसरा टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम्हारे अगले टेस्ट का सिलेबस मॉडर्न फिजिक्स तक रहेगा, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा शुरुआत से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक। सबसे पहला, आगे से मैं इसको PEE कह दूंगा, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दूंगा। दूसरा, मान लो ये कंडक्टर है, या कभी कभी मेटल भी कह देते हैं उसको। तो मेटल में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और जो हमेशा जिगजैग मोशन में रहते हैं क्या, लेकिन साथ में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम या थर्मल भी कहते हैं कभी कभी, उसमें ध्यान रखना, थर्मल मोशन, थर्मल या जिगजैग। जिगजैग मोशन में रहते हैं, लेकिन विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर। जैसे कई बार तुमने नहीं देखा, कोई टीचर होता है जो है वो कह देता है बच्चों से, चलो ठीक है तुम हल्ला गुल्ला कर लो, क्लास के अंदर करना, बाहर मत निकलना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बता जो है पीयूष, बता जो है। मतलब बच्चे नॉर्मली क्या होता है, जैसे टीचर चला जाता है ना, थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जाता बेटा जो है, थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है जो है नहीं है? तो क्या होता है, वो अंदर बच्चे अंदर तो हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, लेकिन जो है बाहर नहीं निकलते, अगर तुम देखो ना जो है, नहीं है? और वो किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन विद पॉजिटिव आयंस, ये कह लो, ड्यू टू attraction with positive ions, attraction with positive ions। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो विद इन द कंडक्टर जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, थर्मल मोशन, कुछ भी कह लो, उसमें रहते हैं, लेकिन बाहर नहीं आते जो। और वो किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन विद पॉजिटिव आयंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कसम खाई है बेटा जो है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे जो है, समझे ना? ऐसा नहीं कि कसम खाई है, अगर तुम कुछ एनर्जी दोगे तो फिर वो एमिट भी हो सकते हैं जो है, समझ गए ना? if some energy is given, if some energy is given, they can be emitted। और इनको एमिट करवाने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं, ये ध्यान रखना है, समझ गए ना? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन
W। और एक चीज का ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती बेटा, जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की होती है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, इस रेंज की होती है ये। और एक चीज और ध्यान रखना, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हाँ, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं बेटा, जो बिल्कुल फ्री है, जो क्यों, और लग भी रहा होगा तेरे को ऑब्वियस सी बात है, जो फ्री है बिल्कुल नहीं है, निठल्ले नहीं कहते बेटा, निठल्ला हो गया तो जो है, तो जो निठल्ले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं को तो वही तो निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे बेटा जो है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है वो थोड़ी निकलेंगे बेटा जो है। ठीक, तो ये कह लो। और एक चीज और बताओ कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होगी, मतलब जो W से रिलेटेड है कह लो, वो जो बिल्कुल सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बताओ, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको निकालने में मिनिमम एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बताओ। जिसको हम W कह रहे हैं, क्यों, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बिल्कुल सरफेस के जस्ट अंदर जो है उसको निकालने में होगी। ठीक, एक चीज और, अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन तुम डिफरेंट जितने वेज से कर सकते हो वो बता रहा हूं मैं जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, इलेक्ट्रॉन एमिशन, उसकी मेथड्स बता रहा हूं तुम्हें कौन कौन सी है। मेथड 1, तुम हीट करना शुरू कर दो, क्यों, उससे नहीं मिल जाएगी एनर्जी, बताओ पीयूष, बता बेटा जो है, उससे एनर्जी नहीं मिल जाएगी, अगर तुम हीट करने लग जाओ मेटल को तो उससे भी तो एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनके थर्माइंस कहते हैं। मेथड 2, एक होता है आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। इससे क्या होगा देखो, बस सिंपल सी बात है कि मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो तुम्हें याद है फ्री इलेक्ट्रॉन में उसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। अब बताओ ये इस फोर्स से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, बताओ जो है, F इक्वल टू क्यू ई फोर्स से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता बेटा जो है। और वही मैंने तुमसे कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देना। तो आई थिंक ये रीजन भी समझ में आ गया होगा ना, कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उससे भी तुम इलेक्ट्रॉन एमिट करवा सकते हो। अब मेथड 3, इसको कई बार हम सेकेंडरी एमिशन भी कहते हैं, सेकेंडरी एमिशन। ये क्या होता है सुनो, इसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से कोई भी पार्टिकल, रादर वो इलेक्ट्रॉन ही होता है वैसे, ठीक है, क्योंकि हल्का होता है ना एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज स्पीड से, हाई स्पीड से मेटल से टकराता है। तो अब ये बताओ जब ये बाहर निकलेगा तो 2-4 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बता पीयूष, ये बता कि अगर बहुत हाई स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा, कोई हाई स्पीड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा
तो वो 2-4 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके निकलेगा कि नहीं निकलेगा बता जो है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक। और लास्ट में मेथड 4 होती है, उसमें तुम लाइट डाल दो, बस हो गया। या फोटॉन्स डाल दो। तो इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। समझ गए ना? अगर तुम लाइट या फोटॉन्स डाल के इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कंडक्टर के अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा थर्मल, जिगजैग या रैंडम मोशन में रहते हैं, लेकिन केवल विद इन द कंडक्टर। बाहर क्यों नहीं आते? फ्रॉम अट्रैक्शन फ्रॉम पॉजिटिव आयंस। लेकिन ऐसा नहीं कि कसम खाइए, अगर तुम कुछ एनर्जी दोगे तो बाहर भी आ सकते हैं। और बाहर निकालने के मैंने 4 तरीके बताए। या तो मेटल को हीट कर दो, या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, और या फिर कोई हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाए। नहीं, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाए। और एक मैंने तुमसे कहा उस पर लाइट डाल दो या फोटॉन्स डाल दो। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं, नहीं है? इस फिनोमिनन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेन हम उस पर आ गए। हाँ, ये कंडक्टर था, इसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसको निकालने में जो एनर्जी चाहिए थी वो वर्क फंक्शन के इक्वल थी। और इस पे तुमने लाइट डाली, इस लाइट की एनर्जी है E, फ्रीक्वेंसी है F, और वेवलेंथ है लैम्डा। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर फोटो एमिशन, फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस, E should be greater than equal to W। बताओ, क्लियर है? भाई फोटो एमिशन तभी तो होगा जब E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू W। अब तुम जानते हो कि E की वैल्यू HF होती है। क्यों HF होती है? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू W। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू W अपॉन H होगी। क्यों नहीं है? W अपॉन H नहीं होगी, बताओ फ्रीक्वेंसी। और इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F नॉट कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो गया। और एक बात बताओ, E को मैं एस सी अपॉन लेमडा भी लिख सकता हूँ ना? एस सी अपॉन लेमडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू W। बताओ, क्लियर है? ये हो गया। इसका मतलब जो लेमडा है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एस सी अपॉन W। कोई डाउट? सोम बता बेटा जो है, इसका मतलब ये होना चाहिए। और ये वाली जो वेवलेंथ है इसको हम फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट कह देंगे। क्यों?
नहीं है, इसको हम कह देते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो इसका मतलब फाइनली क्या रहा, देखो फोटो एमिशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू W, frequency should be greater than equal to threshold frequency, wavelength should be less than equal to threshold wavelength, और f नॉट कितना है W अपॉन h, और लैम्डा कितना है लैम्डा नॉट hc अपॉन W। बताओ ये पूरी इक्वेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ ये पूरी इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? फॉर फोटो एमिशन ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कह लो एफ नॉट हो गया W बाई एच, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई इतना एस सी अपॉन W। सो हम बता बेटा, कोई डाउट है इसमें? बता, कोई भी डाउट है? नहीं है ना? चल फिर अब चलते हैं अगली बात पे। अब चलते हैं रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है सुनो, मान लो इसका वर्क फंक्शन मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाँ। तो इसको निकालने में इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्यों? अब मैंने जो फोटोन डाले उसकी एनर्जी मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा तुम्हें याद है कि जो फोटोन होता है, ये फोटोन है ना बेटा, ये बताओ ये फोटोन है। फोटोन जब भी एनर्जी ट्रांसफर करता है वो 100% करता है या 0% करता है? याद आ रहा है? बताओ जो है वो 100% करेगा या 0% करेगा? तो एक बात बताओ कि जब ये वाला फोटोन मान लो इसको एमिट करेगा तो पूरे का पूरा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देगा, और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो गया इसको निकालने में। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, बाहर निकल के काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ये बताओ पीयूष, बता बेटा जो है कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर इससे टकराया, नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन इससे टकराया तो वो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको निकालने में लग जाएगी, तो इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। ठीक, लेकिन अब ये बता कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको निकालने में, टू एमिट, ठीक 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड। बता ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बता जो है अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है जिसको निकालने में ही पूरा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड हो। तो इस पे जब फोटोन गिरेगा तो ये तुम्हारा मन रखने के लिए बाहर तो आ जाएगा, नहीं है, एमिट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बता? 0 होगी या नहीं होगी? ये बता, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी या नहीं होगी? बता जो है काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई।
तो इसका मतलब जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुई जो किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। समझ में आया या नहीं आया? हम लोग लिख रहे हैं रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स? तो रेंज क्या क्या हो सकती है बताओ जय? काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू ये तो 0 हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू वो E-W हो सकती है। कोई डाउट है तो बताओ बेटा, जो है बताओ, ये रेंज हो गई। सोम बता, ये था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस क्वेश्चन में, और ये था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस क्वेश्चन में। तब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। क्यों? ये कह लो। लेकिन ये जो के मैक्स होगी, ये किस इलेक्ट्रॉन की होगी जरा बताओ? ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी बेटा, जो है जो बिल्कुल जस्ट इनसाइड द सरफेस होगी। क्यों? जस्ट इनसाइड द सरफेस। ये कह लो बस हो गया। क्यों? समझ में आ गया? जो बिल्कुल सरफेस के इनसाइड है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ये होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर ये एक पुरानी बात है, इलेक्ट्रॉन को अगर V वोल्ट से एक्सिलरेट या रिटार्ड करोगे, एक्सिलरेटेड और रिटार्डेड, बहुत पुराना पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। तो जो डेल्टा के होता था वो तुम्हें याद है Q इंटू वी इतना जूल होता था। पीयूष बता बेटा, बहुत पुराना पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सिलरेट या रिटार्ड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता था Q इंटू वी जूल होता था। Q की वैल्यू लेकिन E के इक्वल है, तो इसका मतलब E इंटू वी इतना जूल होता था। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो फिर ये V इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था। सोहम जरा बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पुराना एक पॉइंट था, ये एक पुराना पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन को अगर V वोल्ट से तुम एक्सेलरेट या रिटार्ड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो Q इंटू वी जूल या E इंटू वी जूल या फिर V इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने का आता था। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा अभी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। ये सुनो क्या है।
यहाँ पे लाइट डाल रहे हो और इसकी एनर्जी ई है और ये मेटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके की मैक्स तक है। और तुमने ये V अप्लाई किया है, इसको मैं ए प्लेट कह देता हूं और इसको बी प्लेट। ये लोअर पोटेंशियल पे तुम्हें दिख रहा होगा और ये हायर पोटेंशियल पे दिख रहा होगा। और इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी, वैसे बाय द वे ऐसे हो गया, ध्यान रखना। इसको मैं आई कह रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले छोटी मोटी बात, ये बताओ कि ए और बी के बीच में एयर है, तो इसका मतलब अगर कोई करंट फ्लो भी करती है तो बहुत छोटी नहीं होगी। सो बता बेटा, ए और बी के बीच में एयर है, तो अगर कोई करंट फ्लो करती भी है तो बहुत छोटी होगी, मतलब वो माइक्रो एम्पियर इस रेंज की होगी। क्यों? माइक्रो एम्पियर रेंज की, ये कहना। दूसरी बात, ये बताओ कि अगर मैं कोई पोटेंशियल ना लगाऊं, कोई भी पोटेंशियल ना लगाऊं, मान लो वी को बिल्कुल भी जीरो करूं, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए से बी तक पहुंच जाएंगे ना अपनी एनर्जी की वजह से। बताओ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बताओ जो है। अगर मैं वी को जीरो भी कर दूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी की वजह से ए से बी तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बताओ जो है। ठीक। सो इवन इफ v इक्वल टू जीरो, some electrons reach from A to B। क्यों? from A to B। और ये किसकी वजह से पहुंचेंगे? by virtue of their kinetic energy। क्यों? इसका मतलब करंट जीरो नहीं होगी, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर तुम V को जीरो भी कर दोगे तो भी करंट जीरो नहीं होगी। क्यों पीयूष, बता। अगर तू V को जीरो भी करेगा तब भी करंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, अल्टीमेटली सर्किट कंप्लीट हो गया। क्यों? सर्किट कंप्लीटेड। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं तीसरी बात। ये बताओ कि अब V को अगर बढ़ाते हो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने शुरू होंगे कि नहीं होंगे, बताओ जो है। ये बताओ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने शुरू होंगे कि नहीं होंगे बेटा जो है। जो पहले कम एनर्जी वाले थे वो भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, बता जो है, ये बता जो है। वो हायर पोटेंशियल पे है ना बेटा, इधर देख, ये मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा हुआ है, देख। ये लोअर पोटेंशियल पे है, देख। तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे पीयूष, बता। अगर मैं वी को बढ़ाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे, बता जो है। ठीक। तो तू कह सकता है मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स रीच बी। इसका मतलब करंट बढ़ेगी।
मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट। अब एक बात बताओ कि एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी कि पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे। बता, एक स्टेज ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? बता, पर सेकंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे वहां पहुंच जाएंगे। अब उससे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम करंट को? अच्छा, पर सेकंड जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं। भाई तू एक बात बता कि पर सेकंड मान ले 10 इलेक्ट्रॉन निकले और मैंने 10 के 10 खींच लिए मान ले जो है, अब उससे ज्यादा तू क्या बढ़ा सकता है जो है? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू, आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ v, certain value of v, all electrons emitted per second reach b। तो अब जो करंट होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। क्यों? सो हम समझ में आया बेटा जो है, ये बता जो है कि अब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। तो इसको हम लोग ना सैचुरेशन करंट कहते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और इसको हम IS से दिखा देंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर V को 0 भी करोगे तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स A से B तक पहुंचेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो इसका मतलब करंट 0 नहीं होगी। अब जैसे जैसे V को बढ़ाओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने शुरू हो जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि पर सेकंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद करंट नहीं बढ़ेगी, तो इसको हम बोल देते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक, एक पॉइंट और। अब मैं उल्टा करता हूं कि बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देता हूं। बैटरी पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। और फिर V बढ़ाता हूं। अब मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सोम, ये बता। अब इलेक्ट्रॉन्स पहले जो अट्रैक्ट हो रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ जो है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब जो करंट है वो डिक्रीज करेगी और एक पोटेंशियल पे वो 0 भी हो जाएगी। क्यों नहीं? बताओ जो है, एट ए सर्टेन V, at a certain value of V, I becomes 0। तो इस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो हम बात समझ में आई कि अगर मैं पोलैरिटी को उल्टा कर दूं तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल लेते हैं वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। और अब मैं V को अगर बढ़ाना शुरू करूं तो फिर करंट कम होनी शुरू हो जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब करंट 0 भी हो जाएगी।
तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। और एक बात मुझे और बताओ कि सबसे लास्ट में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, केएमएस इलेक्ट्रॉन, ये रुकेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जो है भाई, इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एंड पे पहुंच रहे थे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके के मैक्स थी, और मैंने पोलरिटी को रिवर्स करके उनको रोकना स्टार्ट किया है। तो सबसे लास्ट में कौन रुकेगा? बता जो है, सबसे लास्ट में कौन रुकेगा? जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। क्यों? या कह सकते हो उसको तुमने अगर रोक लिया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक लिया। इसका मतलब ये के मैक्स किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा जो है? के मैक्स ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग है, जहां पे करंट की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 आ जा रही है, ये कह लो। सो हम बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तूने रिवर्सी पोलरिटी को रिवर्स करके इलेक्ट्रॉन्स को रोकना शुरू किया है, और वी नॉट पोटेंशियल पे सब रुक गए। लेकिन सबसे लास्ट में कौन रुका होगा ये बता जाए? सबसे लास्ट में रुका होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी। क्यों नहीं है? तो इसका मतलब वी नॉट किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा जो है? वो है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसके करस्पॉन्डिंग था। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो इसका, ये आई है, ये वी है। वैसे आई मैंने बोला था बहुत कम होगा, माइक्रो एम्पियर इस रेंज का होगा। तो ये कुछ तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पे कहीं सैचुरेशन करंट आ जाएगी, और अगर V 0 भी है तो भी तुम देखो करंट 0 नहीं है। और ये वाला जो पोटेंशियल है वो माइनस वी नॉट है। बताओ ये ग्राफ क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बता। और ये जो पोटेंशियल है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? ये के मैक्स के करस्पॉन्डिंग है। सो हम बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? देख, ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? V को अगर 0 किया तो भी करंट 0 नहीं है। फिर जैसे जैसे V को बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रही है, और एक स्टेज ऐसी आ रही है जब वो सैचुरेशन करंट पे पहुंच रहा है। और जब V को उल्टा कर रहे हो तो धीरे धीरे करंट कम होती जा रही है, और V नॉट पोटेंशियल पे पूरी करंट 0 हो जा रही है। क्यों? और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की तरफ, ये कह लो। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैंने के मैक्स को Q इंटू वी नॉट लिख दूं या फिर E इंटू वी नॉट लिख दूं, तो बताओ चलेगा? बताओ, के मैक्स को अगर मैं Q इंटू वी नॉट या फिर E इंटू वी नॉट लिख दूं तो बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा बेटा जो है? अभी जो लिखा था मैंने, डेल्टा के ई, ये लिखा था ना, क्यू वी या फिर ई वी, लिखा था कि नहीं लिखा था? बताओ जो है। तो अगर मैं उस वाले कंसेप्ट को यूज करूं तो जरा बताओ ये ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यू वी नॉट या ई वी नॉट? ये कह लो। अब मैं लिख रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ये लिख दे रहा हूं। और इसको हम लोग बोल देते हैं, ऐसा करते हैं, पी ई ई ई कर देता हूं। कुछ नहीं, बस एक ही इक्वेशन है, उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। के मैक्स की जो वैल्यू है
वो ई वी नॉट है अभी जो किया था। क्यों? ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी कह सकता हूँ। इसको मैं ई माइनस डब्ल्यू भी कह सकता हूँ। ई को मैं एस सी अपॉन लेमडा और डब्ल्यू को मैं एस सी अपॉन लेमडा नॉट भी कह सकता हूँ। और ई को मैं एच एफ और डब्ल्यू को एच एफ नॉट भी कह सकता हूँ। मतलब एक ही इक्वेशन अलग अलग तरीके से लिखी है। सारी फॉर्म समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ बताओ, ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चेक करो जरा। के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर ई माइनस डब्ल्यू, ये हो गई। सोहम बता बेटा, ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? बता बता, इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? जो है समझ में आ गया ना? अब एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं इसमें। यही है, देखा जाए तो इसमें इससे ज्यादा नहीं है, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। पहला, ये मेटल है, इसमें तुमने ग्रीन लाइट डाली, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट हो रहा है, जस्ट टेकिंग प्लेस। तो मैं यहाँ पे कुछ रेडिएशंस लिख रहा हूं, तुम ये बताना किस में होगा और किस में नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं ब्लू लाइट डालूं, अगर मैं ग्रीन लाइट डालूं, ग्रीन तो सॉरी डालिए, रेड, अगर मैं अल्ट्रा वायलेट डालूं, और अगर मैं इंफ्रारेड डालूं, तो सोहम बता इसमें से किस में होगा किस में नहीं होगा? ग्रीन में जस्ट हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्रीन में जस्ट हो रहा था। उल्टा कह गया तू, ऐसे तू उल्टा कह गया, रेड और इंफ्रारेड में नहीं होगा। उल्टा कह गया मेरे ख्याल से, रेड और इंफ्रारेड में, हाँ समझ गए ना, रेड और इंफ्रारेड में नहीं होगा, ब्लू और अल्ट्रा वायलेट में होगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बता जो है पीयूष, बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ग्रीन में जस्ट हो रहा था, तो रेड और इंफ्रारेड में नहीं होगा, और ब्लू और अल्ट्रावायलेट में होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, एनर्जी ज्यादा है ना बेटा उसकी, जो है ये कह लो। अब चलते हैं दूसरी बात। इंसिडेंट लाइट, इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल लेते हैं ना, ध्यान से देखना, उनकी के नॉट थी। दोबारा देख लो, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा थी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो थी के नॉट। तो तुमसे कहता है कि जब वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 कर देते हो, तो के मैक्स की वैल्यू 2 के नॉट हो जाएगी।
ग्रेटर देन 2k0 हो जाएगी और या फिर लेस देन 2k0 हो जाएगी। क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरीके से। लैम्डा वेवलेंथ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, जो सरफेस के जस्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो k0 है। तो वेवलेंथ को अगर लैम्डा बाई 2 करोगे तो k मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2k0, ग्रेटर देन 2k0 या फिर लेस देन 2k0। तो इसमें देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे। हाँ बेटा, ये बताओ कि जो k मैक्स है या फिर k0 है, वो एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू होगा? पहले बताओ। समझ में आ गया? बताओ। जो है ये हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। अब ये बताओ, नई सिचुएशन में जो के नॉट डैश होगा उसको मैं एच सी अपॉन लेमडा बाई 2 माइनस डब्ल्यू कह दूं? बता पीयूष। एच सी अपॉन लेमडा बाई 2 माइनस डब्ल्यू। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं मैं। इसको मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। जरा चेक करना। देखो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखते रहा। क्लियर है ना? अब सुनो, ये किसके इक्वल था? ये के नॉट के इक्वल है ना? ये बता, ये क्वांटिटी के नॉट के इक्वल है कि नहीं? बता जो है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ट्वाइस के नॉट प्लस डब्ल्यू आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया बेटा जो है? ये बताओ, के नॉट डैश ये ग्रेटर देन 2 के नॉट आ गया। ये आ गया। समझ में आ गया पीयूष? समझ में आ गया बेटा जो है? ये कर एक और एग्जाम्पल लिखो। देखो, तुम्हें के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की है, ध्यान रखना। ऑफ इंसिडेंट लाइट। सिंपल सी बात है कि कोई भी तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाती है। क्यों पीयूष? नहीं है, कोई भी अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले इक्वेशन आनी चाहिए। तो एक बात बताओ, के मैक्स की जो वैल्यू थी वो ई माइनस डब्ल्यू थी। और एक बात बताओ, ई को मैं एच एफ माइनस डब्ल्यू कह दूं? बता। ये आ गया। अब जरा देखना, के मैक्स और एफ में ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? के मैक्स और एफ में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? बता जो है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई। और इसका जो स्लोप आया वो प्लस एच हुआ ना, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। क्यों? प्लस एच हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। और जरा बताना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि नहीं है? यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब
किसी के लिए भी ड्रॉ करोगे तो स्लोप एक ही आएगा। क्यों? किसी के लिए भी ड्रॉ करोगे तो स्लोप एक ही आएगा। और जो इंटरसेप्ट है वो फिर -w होगा। क्यों? नहीं है, इंटरसेप्ट क्या होगा? -w होगा। और मुझे एक बात बताओ, ये जो w है इंटरसेप्ट, ये मेटल डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? बताओ। क्यों? अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी ना। तो बस ये हो गया। चलो, जो है स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप होगा यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट होगा मेटल डिपेंडेंट। तो फाइनली अगर तुम ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ये के मैक्स आ गया और ये एफ आ गया। और अगर मैं दो मेटल के लिए ड्रॉ करूं तो ये ऐसे होगा कुछ। ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है। और जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये हो गया एक तरीके से -w1, और ये हो गया -w2। और स्लोप ऑफ 1 और स्लोप ऑफ 2 वो इक्वल होगा। क्यों? और वो h होगा। पीयूष, बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? 1 का स्लोप और 2 का स्लोप वो h के इक्वल होगा। और ये मैंने डॉटेड क्यों दिखा रखी है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो के मैक्स है वो निगेटिव नहीं हो सकते ना। क्यों? कांट बी नेगेटिव। कोई डाउट? ऑब्वियस सी बात है। और एक बात बताओ, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ना। जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 होगी और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 होगी। कोई डाउट? पीयूष, बता बेटा, कोई डाउट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? देख कि जो के मैक्स होता है वो एच एफ -HF0 भी होता है ना। E-W की बात कर रहा हूं। ये हो गया। अब जरा देखना, जब f की वैल्यू F0 के इक्वल होगी तो बता के मैक्स 0 होगा या नहीं होगा? बता जो है, के मैक्स विल बी 0 एट f इक्वल टू F0। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारा। क्यों? ये ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता जो है, तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। एक और देखते हैं। जैसे कभी कभी ना ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, ध्यान से देखना। V0 वर्सेस 1/λ ग्राफ। फिर पता लगा तुम परेशान हो गए। ये पूछ रहा है। तो देखो, के मैक्स या फिर E V0 इक्वल टू E-W। और E का मतलब SC 1/λ -W। ये बना। अब जरा पीयूष ये बताना, V0 और 1/λ में कैसी इक्वेशन दिख रही है तेरे को? बता। V0 एक तरफ है, 1/λ एक तरफ है। बता इनमें कौन सी इक्वेशन दिख रही है? बता जो है। अरे नहीं बेटा, V0 एक तरफ है, V0 वर्सेस 1/λ।
ये अगेन लीनियर ही है फिर, ये ध्यान रखना, लीनियर ही है ये इक्वेशन। 1/λ एक तरफ लिख रहा है ना, तो ये समझ जो है, इधर को तूने v0 लिया, इधर को 1/λ लिया, बता क्लियर है या नहीं है, बता जो है। अब बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो है, v0 एक तरफ लिया, 1/λ एक तरफ लिया बेटा जो है, तो ये ध्यान रखना है लीनियर है। अच्छा, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा HC/E होगा, नहीं HC/E भी आएगा बेटा जो है पीयूष, HC/E भी आएगा, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, ये होगा यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों, क्यों, देख H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो है, ठीक। और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो बता कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा, -W/E, नहीं है तो -W/E, और W किस पे डिपेंडेंट है, मेटल डिपेंडेंट है। क्यों, तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ आएगा जैसे पहले था बेटा जो है, सिमिलर ग्राफ होगा, सिमिलर ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना जो है। तो ये गलती मत करना, V0 वर्सेस 1/λ बोला है मैंने जो है, V0 वर्सेस 1/λ ग्राफ, वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बिल्कुल उसी टाइप का बनेगा बेटा जो है, जिसमें से स्लोप तो होगा यूनिवर्सल कांस्टेंट, और जो इंटरसेप्ट होगा वो फिर मेटल डिपेंडेंट। ठीक है, बाकी चलो फिर नेक्स्ट में करते हैं। ओके, बाय एंड, अच्छा 84 नहीं है ना, हाँ 84 में कुछ गड़बड़ है, देखता हूँ बेटा जो है। सो हम ये बता देना 84 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाया था, एक बार देख के बता देना बेटा जो है, 84 लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था, देख के बताना पूरा एक एक चीज बेटा जो है। ओके, बाय एंड थैंक यू।